नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट का मतदान रद्द। सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को होगा पुनर्मतदान। मतगणना 24 मई को। ईवीएम से छेड़छाड़, बटन पर काला टेप लगाने और बूथ कैप्चरिंग की मिली थी शिकायतें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचे जमैका। कहा कि व्यापारी समुदाय और भारतीय प्रवासियों से मिलने को उत्सुक। देश भर में आज आयोजित की जाएगी नीट यूजी परीक्षा। दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी परीक्षा। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ आईडी कार्ड लाना जरूरी। ईरान का अमेरिका को 14 बिंदुओं का प्रस्ताव। 30 दिन में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति, प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी की मांग। प्रस्ताव पर ट्रंप ने व्यक्त किया असंतोष। और बैडमिंटन थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक। लक्ष्य सेन का घायल होना पड़ा भारी। फ्रांस ने 3-0 से जीत हासिल कर पहली बार फाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट विवाद को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने फाल्टा सीट के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया है। आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, बटन पर काला टेप लगाने, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें मिली थी। जांच के बाद आयोग ने पाया कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है और इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। और अब इस फैसले के बाद फाल्टा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें रीपोल पर टिकी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर शनिवार को रीपोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। शनिवार को हुए पुनर्मतदान में करीब 90% वोटिंग दर्ज की गई। गौरतलब है कि चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का फैसला लिया था। और पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल मतगणना को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कर्मियों की नियुक्ति से जुड़े 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसमें किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग मतगणना के लिए कर्मचारियों का चयन कर सकता है और सिर्फ इस आधार पर कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया गया है, सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी समूह से कर्मियों की नियुक्ति संभव है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि आयोग एक ही समूह यानी केंद्रीय कर्मचारियों के पूल से चयन करता है, तब भी इसे नियमों के विपरीत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के समय प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे और पूरी प्रक्रिया निगरानी में होगी। इसलिए सिर्फ आशंका के आधार पर हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 10-12 वर्षों में टीएमसी 80 बार से अधिक बार कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनावों में टीएमसी की गुंडागर्दी को आड़े हाथ लिया और कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इस बार बंगाल के लोग भय मुक्त होकर मतदान कर सके। शांतिपूर्ण मतदान होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था, वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है
कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी, क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे यह कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समवाय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई। भयभीत ना होते हुए लोग चुनाव में शिरकत किया। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मतगणना की हर टेबल पर एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कर्मचारी भाजपा के प्रभाव में काम कर सकते हैं। टीएमसी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की मांग की। निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका को शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है और नजरें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि अब फैसला कोर्ट नहीं, जनता के वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 10 मई 2026 तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान वे तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस देशों में बसे गिरमिटिया समुदाय के कारण भारत के साथ इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। दौरे की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर किंगस्टन पहुंचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि यहां पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विदेश मंत्री कैमरन स्मिथ द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूं। वहीं अगले 2 दिनों में जमैका के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां वे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे। तो वहीं शाम को अरल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये दौरा 2 दिवसीय होगा और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 4 से 6 मई तक चलेगा और इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। सिंपोजियम में सेना में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जबकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। उम्मीदवारों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें अपने प्रवेश पत्र के साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड लाना अनिवार्य होगा। और वित्त मंत्रालय ने स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को अधिसूचित कर दिया है और इसके तहत बीमा कंपनियों और ब्रोकरों सहित बिचौलियों में विदेशी निवेश की सीमा अब 100% होगी, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए ये सीमा 20% तय की गई है। ये कदम दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किए गए बीमा कानून संशोधन सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के बाद उठाया गया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को पहले से 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद ये विधेयक कानून बन गया था और उसके बाद फरवरी 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। और इस फैसले से भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है और इस संबंध में 2 मई 2026 को अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत ये नियुक्ति की है। रोहित जैन फिलहाल आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी और वे अगले 3 साल तक इस अहम पद पर रहेंगे। रोहित जैन टी रविशंकर की जगह लेंगे और जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले चमकी चाट से बल्ले बल्ले सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अनुसार एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को 1700 से अधिक छापेमारी की गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 342 वितरकों पर जुर्माना लगाया और 73 को निलंबित किया। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 99% दर्ज की गई है और साथ ही डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड DAC आधारित वितरण 94 तक पहुंच गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। अप्रैल 2026 से अब तक 22.78 लाख से अधिक 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्य एलपीजी की बिक्री 2.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही है, जबकि ऑटो एलपीजी की बिक्री 10,698 मीट्रिक टन दर्ज की गई। उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस आपूर्ति को बढ़ाकर उनके औसत उपभोग के 98% तक किया गया है और इसके अलावा मंत्रालय ने बताया है कि 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है और सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावासों द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। पश्चिम एशिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक नए प्रस्ताव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, जो युद्ध खत्म करने से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे लेकर संदेह जताया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने 14 बिंदुओं का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस बीच 3 हफ्ते का युद्ध विराम जारी है और होमरूस जल डमरू मध्य को खोलने पर भी चर्चा हो रही है। वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले हो रहे हैं। शनिवार को इजरायली सीमा की ओर से धुएं के गुबार उठते और धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई, जिससे एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ गया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान को जारी रखा है। हालांकि 16 अप्रैल से लागू युद्ध विराम ने हिंसा को काफी हद तक कम किया था, लेकिन ये पूरी तरह से संघर्ष को रोकने में नाकाम रहा है और मार्च से अब तक 2,500 से अधिक लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। इजराइल के तिल अवीव शहर में शनिवार देर रात सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और लगातार चल रहे सैन्य संघर्षों के विस्तार पर नाराजगी जताई।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि देश लगातार युद्ध, बमबारी और विनाश की स्थिति में फंसा हुआ है और युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। यह विरोध ऐसे समय में हुआ है कि जब ईरान के साथ संघर्ष विराम को लेकर तनाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भी जारी है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता से 16 अप्रैल को लागू हुआ एक अलग संघर्ष विराम अब मध्य मई तक बढ़ा दिया गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और लगातार जारी संघर्ष के बीच क्षेत्रीय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने शनिवार को हवाना में एक कार्यक्रम में अमेरिका के नए प्रतिबंधों की आलोचना की। ये प्रतिबंध क्यूबा के सुरक्षा तंत्र और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर लगाए गए हैं। डियाज कैनेल ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है और इसे शांति का देश बताया। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा है कि क्यूबा कभी भी अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता पर अमेरिका से बात नहीं करेगा। नए प्रतिबंधों ने क्यूबा पर बढ़ते दबाव को और बढ़ा दिया है, जिससे तेल की कमी, ब्लैकआउट और एयरलाइन सेवाओं में रुकावटें आई हैं। और आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी का स्थापना दिवस है। 3 मई 1995 को अस्तित्व में आए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक ऐसा भरोसेमंद, आरामदायक और सुरक्षित शहरी परिवहन का विकल्प दिया जो आज प्रौद्योगिकियों, सुविधाओं और वैश्विक मानकों से भरा एक शानदार अनुभव बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज गति और कनेक्टिविटी, स्वच्छता और सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही समयबद्धता और विश्वसनीयता ने जिस मेट्रो को वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना दिया, उसका नाम है दिल्ली मेट्रो। महज 24 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में एक बन गई है। इसका प्रमाण है दिल्ली मेट्रो की तेज गति और अत्याधुनिक तरीके से विस्तार, और इस विस्तार को साकार किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जिसकी स्थापना 3 मई 1995 को हुई। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्थापना के समय से ही जो एक मापदंड देश के आगे प्रस्तुत किया, हम लोगों ने विदेश स्तर के मानकों को अपनाया, बल्कि उससे भी बेहतर करके दिखाया है। डीएमआरसी की स्थापना दिल्ली के शहरी परिवहन में बदलाव की एक शुरुआत थी। डीएमआरसी ने 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू किया और 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो के पहले चरण के तहत शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहला मेट्रो कॉरिडोर खोला गया। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत के बाद से अब तक दिल्ली मेट्रो के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5वें चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने समय के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। 416 किलोमीटर लंबी 12 लाइनों और 303 स्टेशनों वाली यह मेट्रो बढ़ती शहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसने रोजाना लाखों यात्रियों को आरामदेह, वातानुकूलित और सुरक्षित सफर मुहैया कराकर न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में जन परिवहन परिदृश्य की कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने शुरू से ही सेफ्टी को प्रमुख माना है और पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी को, तो जिससे कि अब किसी पैसेंजर को पता है अगर वो आ रहा है कि अगर दिल्ली मेट्रो पकड़ेगा तो वो टाइम पे पहुंचेगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में 2368 कोचों के साथ 343 ट्रेनें संचालित करता है और रोजाना करीब 4508 ट्रेन ट्रिप्स चलाता है, जो प्रतिदिन करीब 1,40,112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली मेट्रो के विशाल नेटवर्क में वर्ष 2025 में लगभग 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, यानी प्रतिदिन औसतन करीब 64,60,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर का आनंद लिया। स्टेशनों और ट्रेनों के उच्च स्तर की स्वच्छता, सीसीटीवी निगरानी और समर्पित महिला कोच दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली ऐसी रेल आधारित प्रणाली है जिसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट मिले हैं और पहली रेल बेस्ड प्रणाली है जिसको ऐसे ही कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं।
डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सुनहरे सफर की कहानी को संजोने के मकसद से 2009 में एक अनूठे संग्रहालय की शुरुआत की, जो आज एक बड़े संग्रहालय का रूप ले चुका है। इस संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास की कहानियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है और इसमें दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों को एक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने के अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दिल्ली मेट्रो की हाई फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीय सेवा इसे न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन मेट्रो सिस्टम में एक बना दिया है, बल्कि इसने इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइफलाइन भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों में बैडमिंटन के थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने भारत के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन का नहीं खेलना भारत को भारी पड़ा और एच.एस. प्रणय भी आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत की तरह हार गए। प्रणय को दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी टोमा जूनियर पोपोव के हाथों 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबले में भारत एक भी गेम जीतने में नाकाम रहा। 2022 की चैंपियन टीम भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक कांस्य पदक पक्का कर लिया था और इस तरह से पदक से भारत के साल 1952, 1955 और 1979 में जीते कांस्य पदकों में इजाफा हुआ। तो वहीं फ्रांस इस जीत के साथ ही फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया है। भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज का समर्थन किया है। उनके मुताबिक देश में खेल के विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण और उभरते मुक्केबाजों के लिए एक अहम मंच साबित हो सकता है। देश की स्टार मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वजह है ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज को लेकर उनका बयान। मैरीकॉम के मुताबिक देश में बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर प्रतिभा के साथ न्याय हो सके इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स बेहद जरूरी हैं। इस कड़ी में उनके मुताबिक ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज अहम साबित हो सकती है। पेशेवर सर्किट नए अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शौकिया मुक्केबाजी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। बॉक्सिंग में एमेच्योर गेम का अलग है, प्रोफेशनल अलग है और इसमें राउंड लेवल भी अलग है, रूल भी अलग है। ये सारे सिस्टम मतलब ये अलग तरीका से फायदा। ये बच्चा लोग ये प्लेटफॉर्म मिला मेरे ख्याल से, जो भी एमेच्योर में आगे नहीं बढ़ पाया, कम से कम इधर प्रो में अच्छा मेहनत करेगा, अच्छा खासा मतलब पैसे भी थोड़ा फाइनेंशियली मिल जाएगा। ये बहुत मेरे ख्याल से अच्छा है। ओलंपिक पदक विजेता ने दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का भी होना अनिवार्य है। हार्ड वर्क, ट्रेन हार्ड, अचीव something in life, either amateur or professional. At least, to get this kind of platform and earn some money for a family, for your relative, at least get some job after this, achieve something in this. 43 साल की मैरीकॉम रिंग में उतरने का संकेत दे चुकी हैं। उनके अनुसार खेल के प्रति उनका जुनून अभी भी प्रबल है। जाहिर तौर पर मुक्केबाजी की दुनिया में मैरीकॉम का जो कद है, उस नजर से उनके द्वारा की गई हर बात का मोल अनमोल हो जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण और 2024 पैरालंपिक के रजत पदक विजेता मनीष नरवाल ने अपने शानदार सफर और भविष्य की तैयारियों पर खुलकर बात की है। आगामी एशियाई खेलों और ओलंपिक को लेकर अपनी तैयारी, रणनीति और नए लक्ष्य को लेकर मनीष नरवाल से हमारी खास बातचीत हुई है हमारे खेल संवाददाता के साथ। आप देखिए ये बातचीत और हमें अनुमति दें। नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ हैं टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और 2024 पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट मनीष नरवाल। मनीष नरवाल से बातचीत करते हैं, जानते हैं युवाओं के लिए क्या संदेश है और वो किस तरह की आगे तैयारियां कर रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन। सभी से पहले मैं धन्यवाद बोलता हूं। और ओपन शूटिंग गाजियाबाद चैंपियनशिप हुई है, ये
बहुत ही एक कुशल लेवल का एक प्रोग्राम था, एक अच्छे लेवल की एक प्रतियोगिता थी, जिससे कि ग्रास रूट लेवल के जो एथलीट हैं वो आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया के मेडल्स डे बाय डे इंक्रीज होंगे। ज़मीनी स्तर पर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार टॉप्स और अब तो टैग जैसी स्कीमें लाए, तो इस तरह की स्कीम्स जो है किस तरह से खिलाड़ियों के लिए मदद करती है ताकि वो भी ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपना हुनर दिखा सकें? सर, गवर्नमेंट की तरफ से टॉप स्कीम है। टॉप स्कीम में जो है एक एलाइट लेवल ही आता है, और जैसे आजकल खेलो इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी चलते हैं, ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो ग्रास रूट लेवल से प्लेयरों को उठाए और एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको स्टैंड दे। अभी जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप जो काहिरा में चल रही थी उसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, टॉप में भारत आया, इस पर क्या कहेंगे? जूनियर जो एथलीट्स हमारे बेहतर कर रहे हैं। सर, हमारे जो जूनियर एथलीट्स हैं जो अभी शूटिंग कायरो इजिप्ट में हुई थी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसे कहते हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे मतलब इंडिया की रैंकिंग रहना, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और डेफिनेटली इंडिया आगे इंक्रीज़ करता ही जा रहा है और ये रुकेगा नहीं अब और आगे बढ़ता ही रहेगा। आने वाले अगले एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी क्या किस तरह की खास तैयारियां रहेंगी? सर, मेरी तैयारियां अभी स्टार्ट हो रही हैं और क्या है ना कि एक शूटर का या फिर किसी भी एथलीट का एक पीक पॉइंट होता है, एक डाउनफॉल भी होता है। तो अभी मेरी जो इंजरीज़ हैं, जो मेरी अभी इंजरीज़ हुई हैं रिसेंट में मेरे टूर्नामेंट्स के दौरान, तो उन्हीं को हीलिंग में चल रहा हूँ मैं अभी तो। और जैसे एशियन गेम्स की स्टार्टिंग होगी तो डेफिनेटली मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उसमें। तो मनीष नरवाल जी का कहना था कि आने वाले जो भविष्य के उनके जो टारगेट्स हैं उसके लिए वो जी जान लगा देंगे और देश का नाम, देश का तिरंगा एक बार विश्व मंच पर फहराएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं संदीप भट्ट, गाजियाबाद, डीडी न्यूज़।